हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल जीएस गुरु अकेडमी। दिस इज़ मी सोनिया धामा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने अपना पॉलिटी का फाउंडेशन कोर्स अपने इसी चैनल जीएस गुरु अकेडमी पर शुरू किया है, जिसकी लास्ट क्लास में मैंने आपको भारत शासन अधिनियम 1919 पढ़ाया था। ठीक है, आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक है वो है भारत शासन अधिनियम 1935। ठीक है, अब देखिए, जब मैं आपको भारत शासन अधिनियम थोड़ा सा बैकग्राउंड पे चलेंगे और अपना 1935 के अधिनियम पे आएंगे। ठीक है, कि क्या विशेषताएं रही हैं भारत शासन अधिनियम की, क्या जरूरत पड़ी, कैसे बना। ठीक है, कैसे कैसे हम इसमें अपने भारत का संविधान कैसे हम बोल सकते हैं, जैसा बोला जाता है ना कि हमारा जो 1935 का अधिनियम है ना, हमारे भारत संविधान का मैक्सिमम पार्ट 1935 के अधिनियम से लिया गया है। तो कौन कौन सी विशेषताएं हैं आज हम उनको अच्छे से देखेंगे। ठीक है, इससे पहले जब मैंने आपको लास्ट क्लास में 1919 का अधिनियम पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था 1919 के अधिनियम की विशेषता थी ना, वहां पे 1919 के अधिनियम में बताया गया था कि 10 साल बाद 1919 का अधिनियम बना था, जो कि लागू 1921 में हुआ था। ठीक है, जब हम भारत शासन अधिनियम 1919 पढ़ रहे थे तो वहां पे ये बोला गया था 1919 के अधिनियम में कि 10 साल बाद एक वैधानिक आयोग का गठन होगा, जिसका काम क्या होगा कि भारत में यह भारत की स्थिति की जांच पड़ताल करना, जांच करना कि जो हम ये अधिनियम ला रहे हैं बेसिकली कानून था ना, जिससे हमारा भारत का जो शासन था, व्यवस्थाएं चल रही थी, है ना। तो एक तरह से संविधान, उनसे ही हमारा जो भारत था वो गवर्न हो रहा था, यहाँ की व्यवस्थाएं हमारी चल रही थी। ठीक है, तो इन व्यवस्थाओं की जांच करने के लिए एक आयोग का गठन होना था, जो कि 10 साल बाद गठन होना था। लेकिन वहां पे वो जो आयोग है ना, वैधानिक आयोग, वो जो आयोग है वो कब बन जाता है? 1927 में ही, जिसे हम बोल रहे थे ना एक वैधानिक आयोग 1919 के अधिनियम से। थोड़ा ये हमें ना पृष्ठभूमि याद करने के लिए, थोड़ा सा बैकग्राउंड 1935 के अधिनियम पे आने के लिए हमें इन बातों का जानना बहुत जरूरी है कि हम कैसे आए 1935 के अधिनियम पर। तो देखिए, 1919 का अधिनियम था, यहां से बोला गया कि 10 साल बाद क्या होगा, 10 साल बाद एक स्टैट्यूटरी बॉडी बननी थी, एक स्टैट्यूटरी कमीशन का गठन होना था, वैधानिक आयोग। ठीक है, वैधानिक आयोग को बोलते हैं स्टैट्यूटरी कमीशन। ठीक है, 10 साल बाद ये गठन होना था। अब यहाँ पे क्या हुआ, इसका काम क्या था कि 1919 के अधिनियम के द्वारा कि भारत की स्थिति, जो हमने ये अधिनियम लागू किया है, उससे भारत में क्या क्या चेंजेस आए हैं। क्योंकि जैसे बोल रहे थे ना कि 1919 के अधिनियम के द्वारा उत्तरदायी सरकार की स्थापना यहीं पे की गई थी ना, सरकार की स्थापना हुई थी। तो अब वो जो हमने सरकार की स्थापना करी है, जो द्वैध शासन प्रणाली लागू हुई है, क्या उसकी जांच करना, लोगों को फायदा हो रहा है, देश की व्यवस्था सही तरीके से चल रही है, नहीं चल रही है ना। अब लोग भारतीय विरोध कर रहे हैं, नहीं कर रहे, कितना विरोध कर रहे हैं, क्या ये भारतीयों के हित में है, नहीं है। ठीक है, इस आयोग का गठन होना था बेसिकली 1919 के अधिनियम की जांच के लिए। और यहाँ पे क्या होता है, 10 साल बाद ये होना था, लेकिन 10 साल से पहले ही, 2 साल बाद, 2 साल पहले ही, ठीक है, यहाँ पे 1927 में साइमन कमीशन, ठीक है, साइमन कमीशन, साइमन कमीशन का गठन होता है। ठीक है, साइमन कमीशन का गठन होता है, साइमन कमीशन का गठन होता है। अब ये जो साइमन कमीशन है 1927 में हो जाता है। इसमें साइमन कमीशन में क्या होता है, इसमें ना 7 लोगों की ये बॉडी होती है, 7 मेंबर्स इसमें होते हैं। और ये जो 7 मेंबर्स होते हैं, ये 7 मेंबर्स सारे के सारे ही ये ऑल ब्रिटिशर्स होते हैं। ठीक है, सभी अंग्रेज होते हैं, सभी अंग्रेज होते हैं। तो इसीलिए एक तो ये क्या है भाई, जो साइमन आयोग है, ये जो आया था साइमन आयोग, एक तो ये टाइम से पहले आ रहा है। और यहाँ पे जो ये इन्होंने कमीशन बनाया, इसमें सारे के सारे लोग कौन थे, सारे के सारे मेंबर कौन थे, वो अंग्रेज थे। तो अब भारतीय जो दल थे उन्होंने इसका बहुत ज्यादा विरोध किया। ठीक है, अब यहाँ पे बहुत ज्यादा विरोध किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे आयोग में एक भी भारतीय को नहीं शामिल किया जाता है। तो ऑब्वियसली जब उनकी जो बॉडी है, भाई हम यहाँ से ये अंदाजा लगा रहे थे ना कि वो तो अपने फेवर की बातें लिखेंगे ना, वो जो रिपोर्ट बनाएंगे तो वो तो अपने फेवर में बनाएंगे, हमारे भारतीयों के फेवर में थोड़ी ना बनाएंगे। तो यही हुआ यहाँ पे। तो अब यहाँ पे क्या होता है, 1928 में साइमन कमीशन की रिपोर्ट आती है। 1928 में रिपोर्ट नहीं आती है, 1928 में जो साइमन कमीशन है वो भारत में आता है। ठीक है, जांच के लिए साइमन कमीशन भारत आता है। जब 1928 में साइमन कमीशन भारत आता है तो अब इसका विरोध किया जाता है।
और इसके ही विरोध में जब इसका विरोध किया जाता है, जिसे लाला लाजपत राय जब लीड कर रहे थे, यहीं पे क्या हो जाती है, लाला लाजपत राय की डेथ हो जाती है। उन पे लाठी प्रहार होता है ना, लाठी बहुत ज्यादा उन पे प्रहार की वजह से उनकी डेथ हो जाती है लाला लाजपत राय की। लाला लाजपत राय की यहाँ पे डेथ हो जाती है जब ये इसका विरोध कर रहे थे साइमन कमीशन का। यहाँ पे ही नारे लग रहे थे साइमन गो बैक, साइमन कमीशन गो बैक के जब नारे लगते हैं, भगत सिंह भी इधर से ही लाला लाजपत राय के साथ थे। तो अब यहाँ पे जब लाला लाजपत राय की डेथ हो जाती है तो इनकी डेथ का जो बदला लेने के लिए, ठीक है, इनकी डेथ का बदला लेने के लिए ही यहाँ पे इनकी डेथ का बदला लेने के लिए ही क्या होता है, जब भगत सिंह क्या करते हैं, भगत सिंह सैंडर्स की हत्या करते हैं, है ना। यहाँ पे ही भगत सिंह सैंडर्स की हत्या करते हैं, सैंडर्स की हत्या करते हैं। ये जो बदला है हालांकि ले लिया जाता है ना, 1 साल बाद ही ले लेते हैं तुरंत, फिर इसका बदला ले लेते हैं भगत सिंह यहाँ पे। अब क्या है, जो साइमन कमीशन की रिपोर्ट, जो ये साइमन कमीशन है, ये जो है अपनी रिपोर्ट यहाँ पे पेश करता है 1930 में, ठीक है। साइमन कमीशन की जो रिपोर्ट है, साइमन कमीशन की जो रिपोर्ट है ये 1930 में आती है, ठीक है, 1930 में आती है, 1930 में रिपोर्ट आती है। तो यहाँ पे ये जो साइमन कमीशन की रिपोर्ट आई एक तो, और जब 1928 में भारत ये साइमन कमीशन भारत आया, जो भारतीय दल है भाई, भारतीय नेताएं, भारतीय दल जो है, जैसे कांग्रेस हो गई, मुस्लिम लीग हो गई, सभी लोगों ने इसका बहुत विरोध किया, है ना। तो अब यहाँ पे क्या होता है, एक तो साइमन कमीशन की रिपोर्ट, ये जो साइमन कमीशन की रिपोर्ट है 1930 में आती है। इस रिपोर्ट पर, ठीक है, इस रिपोर्ट को जब ये रिपोर्ट पेश की जाती है, तो इस रिपोर्ट की जांच करने के लिए कि भाई इस रिपोर्ट 1930 में इन्होंने रिपोर्ट पेश की, तो इस रिपोर्ट की जांच के लिए गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन किया जाता है। 3 गोलमेज सम्मेलन आयोजन होता है ना, 3 गोलमेज सम्मेलन का आयोजन होता है, 3 गोलमेज सम्मेलन है ना, 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ठीक है, 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का आयोजन होता है, जो क्या 1930 में, फिर 1931 में होती है फर्स्ट यहाँ पे, सेकेंड ये, और थर्ड जो कॉन्फ्रेंस है वो होती है 1932 में। यहाँ पे ही तीनों कॉन्फ्रेंस में, ठीक है, जो है कांग्रेस जो है वो भाग नहीं लेती है। तीनों कॉन्फ्रेंस में शामिल होते हैं केवल भीमराव अंबेडकर, ठीक है, तीनों कॉन्फ्रेंस में शामिल होते हैं भीमराव अंबेडकर, ठीक है, तीनों कॉन्फ्रेंस में शामिल होते हैं यहाँ पे। और जो कांग्रेस है वो केवल 1931 के गोलमेज सम्मेलन में ही पार्ट लेती है कांग्रेस, ठीक है, कांग्रेस सिर्फ 1931 के गोलमेज सम्मेलन में भाग लेती है यहाँ पे, ठीक है। अब ये जो गोलमेज सम्मेलन यहाँ पे हो रहा है, ये जो गोलमेज सम्मेलन हो रहा है, बेसिकली भारत की स्थिति कि भाई जो 1919 का अधिनियम आया, जो साइमन कमीशन अपनी रिपोर्ट देता है, यहाँ पे ही नेहरू जी भी अपनी रिपोर्ट 1928 में अपनी नेहरू जी की रिपोर्ट पेश की जाती है, उस पर भी, और फिर जिन्ना भी अपना एक 14 सूत्रीय 14 पॉइंट्स की एक वो प्रस्ताव वहाँ पे डालते हैं, उसको यहाँ पे जाँच की जाती है, उनको प्रस्ताव दिए जाते हैं। तो इसी में ही जाँच के बाद, ठीक है, चर्चा के बाद, ठीक है, ये जो यहाँ पे हमारा क्या है, जो रिपोर्ट आई, इन पे चर्चा के लिए, सॉरी जांच के लिए नहीं, यहाँ उन पे चर्चा की जाती है। एक डिबेट कॉन्फ्रेंस ये शुरू की जाती है, यहाँ पे डिबेट की कराई जाती है। तो यहाँ पे इन तीनों पे जब साइमन कमीशन की रिपोर्ट पे चर्चा करने के बाद यहाँ पे एक श्वेत पत्र जारी किया जाता है, ठीक है भाई। नेहरू जी का जो एक नेहरू जी की रिपोर्ट थी 1928 वाली, जिन्ना की भी थी, और यहाँ पे जो भीमराव अंबेडकर, जो भी यहाँ पे चर्चा हो रही थी, ठीक है। इसकी चर्चा के बाद अब एक व्हाइट पेपर, एक श्वेत पत्र जारी किया जाता है, श्वेत पत्र, व्हाइट पेपर इसे बोलते हैं, व्हाइट पेपर ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पर एक व्हाइट पेपर जारी किया जाता है। और यही जो व्हाइट पेपर है, इसी को ही, यही किसके रूप में सम्मिलित होता है, फिर भारतीय शासन अधिनियम के रूप में सम्मिलित होता है। इसी को ही हम क्या कहते हैं, भारतीय शासन अधिनियम, भारतीय शासन अधिनियम। बेसिकली चर्चा के बाद एक
व्हाइट पेपर है ना, एक डॉक्यूमेंट बनाया जाता है, एक डॉक्यूमेंट बनाया जाता है जिसको इनका लीगल डॉक्यूमेंट हो गया, जैसे गजट वगैरह हमारे होते हैं ना अपने अपने गवर्नमेंट का, तो ब्रिटिश इंडिया व्हाइट पेपर जारी करती है। तो व्हाइट पेपर जारी किया जाता है, व्हाइट पेपर में जो बातें लिखी गई थी उसी को ही किसमें शामिल किया गया था, भारत शासन अधिनियम 1935 में सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, तो ये रही हमारी 1935 की थोड़ी सी पृष्ठभूमि। आप यहाँ से याद रखेंगे यहाँ पे आप गोलमेज सम्मेलन, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को आप याद रखेंगे, और ये याद रखेंगे कि 1919 के अधिनियम की जांच के लिए साइमन कमीशन वगैरह, और जो यहाँ पे जो उस टाइम पे क्या हमारे यहाँ पे क्या थे भाई, कांग्रेस थी, उनका विघटन हो रहा था, दल बन गए थे, क्योंकि सभी राजनीतिक पार्टियां भी, छोटी छोटी राजनीतिक पार्टियां भी आ गई थी अस्तित्व में। ठीक है, अब आएंगे हम अपना 1919 के अधिनियम पर, सॉरी 1935 के अधिनियम पे हम बात करेंगे। भारत शासन अधिनियम 1935 की हम बात करेंगे, क्या विशेषताएं रही हमारे भारतीय शासन अधिनियम की। ठीक है, तो जब हम पहली विशेषता की बात करते हैं भारतीय शासन अधिनियम की, तो यहाँ पे क्या हुआ था इस अधिनियम के द्वारा। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, सबसे पहले कि भारतीय शासन अधिनियम यहाँ से इसमें यह प्रावधान किया गया कि एक अखिल भारतीय संघ, एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना की जाएगी, एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना की जाएगी, एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना की जाने का प्रावधान यहां पे किया गया। ऑल इंडिया फेडरेशन, ऑल इंडिया फेडरेशन। ठीक है, ऑल इंडिया फेडरेशन के गठन का प्रावधान यहाँ पे किया गया। ये जो ऑल इंडिया फेडरेशन थी इसका निर्माण कैसे होगा, तो जो यहाँ पे कौन थे हमारा, जो ब्रिटिश प्रांत थे, ठीक है, ब्रिटिश प्रांत हो गए, ब्रिटिश प्रांत थे, कमिश्नरी क्षेत्र थे, कमिश्नरी क्षेत्र 3 एरिया में बट रहा था ना जो भारत का, जो हमारा राज्य था जी, ब्रिटिश प्रांत, कमिश्नरी क्षेत्र और देसी रियासतें थी। ठीक है, देसी रियासतें थी, इनको बोला गया देसी रियासतें, इनको बोलते थे प्रिंसली स्टेट्स, प्रिंसली स्टेट्स, प्रिंसली स्टेट्स। और ये ब्रिटिश प्रांत हो गया ना, ब्रिटिश प्रोविंस, ब्रिटिश प्रोविंस, ओके, ब्रिटिश प्रोविंस। इन्होंने कहा कि एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना होगी, कि ये जो ब्रिटिश प्रांत और जितनी भी देशी रियासतें हैं ये सब मिलके ये क्या बनाएंगे, सभी मिलके एक यूनिट बनाएंगे। ठीक है, एक यूनिट बनाएंगे, एक यूनिट है ना, इकाई, एक इकाई के रूप में कार्य करेंगे। ये इसके द्वारा प्रावधान किया गया। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि ऑल्दो यहाँ पे क्या होता है हावेवर, कि ये जो देसी रियासतें हैं ये मना कर देती हैं कि हमें तो इसका पार्ट नहीं बनना है, अखिल भारतीय संघ का हमें पार्ट नहीं बनना है। ये जब हम बात करते हैं अपने भारतीय संविधान की, तो हमारे भारतीय संविधान में कितने ओरिजिनली 395 आर्टिकल्स थे और 8 अनुसूचियां थी, जो आज के टाइम में 12 अनुसूचियां हो गई हैं। इसी तरह से जो हमारा भारत शासन अधिनियम था, तो भारत शासन अधिनियम में कुल धाराएं थी यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे कुल धाराएं 321 थी, 321 धाराएं थी। और यहाँ पे जो कुल अनुसूचियां थी, कुल अनुसूची, यहाँ पे अनुसूची 10 अनुसूची थी यहाँ पे। ठीक है, तभी तो हम बोलते हैं कि हमारे भारतीय संविधान का जो मैक्सिमम पार्ट है वो भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है, क्योंकि बहुत सारे प्रोविजन, क्योंकि देखें यहाँ पे भी जैसे यहाँ पे कुल धाराएं 321 थी, हम अनुच्छेद हमारा संविधान बनके तैयार हुआ तो हमारे संविधान में 395 आर्टिकल्स थे, 8 अनुसूचियां थी, लेकिन जो आज के टाइम में 12 हो गई। ठीक है, 12 अनुसूचियां हो गई हैं। ओके, तो अब हम बात करेंगे, ये तो हो गया हमारा एक फैक्ट जो हमने यहाँ पे शुरू में ही हमें लिखना चाहिए था। अब हमने पहली विशेषता की क्या बात की कि एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान यहाँ से किया गया था, जो कि देशी रियासतों ने मना कर दिया था, जिस कारण से ये नहीं बन पाया था। ठीक है, अब हम नेक्स्ट विशेषता पे बात करेंगे। तो नेक्स्ट विशेषता क्या थी इस अधिनियम की, तो इस अधिनियम के माध्यम से केंद्र और इकाइयों के बीच, केंद्र और इकाई के बीच शक्तियों, केंद्र और इकाइयों के बीच शक्तियों का बंटवारा।
ठीक है, बंटवारा किया गया, बंटवारा किया गया, शक्तियों का बंटवारा किया गया। कैसे किया गया जी? 3 सूचियां, जैसे आज भी हमारे संविधान में भी है ना। अब यहाँ पे क्या हुआ, सबसे पहले इन्होंने बोला कि संघ सूची होगी, ठीक है, संघ सूची। यहाँ पे इन्होंने संघ सूची पे बोला कि जो संघ सूची पे है, जो कानून बनाने का जो अधिकार होगा संघ सूची पे, वो किसको होगा? वो सेंटर को होगा यहाँ पे, ठीक है। अब इसके बाद संघ सूची, यहाँ पे संघ सूची को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं फेडरल लिस्ट, फेडरल लिस्ट, ओके, फेडरल लिस्ट थी। यहाँ पे किसको अधिकार दिया गया? यहाँ पे सेंटर को अधिकार दिया गया। और इसमें फेडरल लिस्ट में जो यहाँ पे 59 आइटम्स को रखा गया था, ठीक है, 59 आइटम्स को यहाँ पे रखा गया। दूसरा प्रांतीय सूची, प्रांतीय सूची, ठीक है, दूसरा यहाँ पे प्रांतीय सूची थी। और प्रांतीय सूची प्रोविंशियल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट। यहाँ पे प्रोविंशियल लिस्ट में किसको दिया गया? यहाँ पे अधिकार दिया गया प्रोविंस को, ठीक है, प्रांतों को ही यहाँ पे अधिकार दिया गया, प्रोविंसेस को यहाँ पे अधिकार दिया गया। और यहाँ पे इस लिस्ट में कितने सब्जेक्ट्स थे? यहाँ पे 54 आइटम्स थे, ओके, यहाँ पे 54 आइटम्स थे। थर्ड जो हमारी सूची थी वो थी हमारी यहाँ पे समवर्ती सूची। आज भी जब हम देखते हैं तो भारतीय संविधान में भी शक्तियों का बंटवारा इसी तरह से है। हमारे यहाँ पे जी संघ सूची है, केंद्र संघ सूची है, राज्य सूची है, फिर समवर्ती सूची है। प्रांत भी क्या है? आज के टाइम का जो राज्य, आज हम उसे राज्य बोलते हैं, पहले उसे प्रांत बोलते थे, ओके। समवर्ती सूची, समवर्ती सूची में कनकरेंट लिस्ट, इसको बोलते हैं कनकरेंट लिस्ट। यहाँ पे किसको? यहाँ पे दोनों को अधिकार दिया, तो यहाँ पे सेंटर को भी एंड प्रोविंसेस को, दोनों को अधिकार दिया गया। और यहाँ पे इस लिस्ट में 36 आइटम्स थे, यहाँ पे 36 आइटम्स को रखा गया। अब इनके अलावा जो भी आइटम बचते हैं, ठीक है, जो भी सब्जेक्ट बचे, उन्हें किस में? अवशिष्ट शक्तियों में रखा गया। और अवशिष्ट शक्तियों में, अवशिष्ट शक्तियां, अवशिष्ट सूची, उन्हें अवशिष्ट सूची में रखा गया। इसको बोलते हैं रेजिडुअरी, रेजिडुअरी लिस्ट, ठीक है, रेजिडुअरी लिस्ट। और यहाँ पे किसको दिया गया? यहाँ पे कानून बनाने का अधिकार, यहाँ पे काम करने का अधिकार किसको दिया गया? वायसराय को दिया गया। यहाँ पे कानून बनाने का अधिकार वायसराय को दिया गया। आपके लिए ये क्वेश्चन है, आप आज बताएंगे, कमेंट बॉक्स में आप जरूर रिप्लाई करें। जो भी क्लासेस देख रहे हैं आप रिप्लाई करें कि आज अवशिष्ट शक्तियों पे भारतीय संविधान में कानून बनाने का अधिकार किसको है, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, आप इसे मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। उस टाइम पे अवशिष्ट सूचियों पे कानून बनाने का अधिकार, काम करने का अधिकार किसको दिया गया था? वायसराय को दिया गया था, ठीक है। तो इस तरह से क्या किया गया? शक्तियों का बंटवारा किया गया, संघ सूची, प्रांतीय सूची और अवशिष्ट शक्तियों में शक्तियों का बंटवारा किया गया। अब हम इस अपने अधिनियम की नेक्स्ट विशेषता पे बात करेंगे। और इस अधिनियम की नेक्स्ट विशेषता क्या रही कि इसके माध्यम से क्या किया गया? यहाँ पे जो प्रांतों में, ठीक है, प्रांतों में द्वैध शासन, प्रांतों में द्वैध शासन, प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त किया गया, समाप्त किया गया। अब आपका फिर से एक और क्वेश्चन है, आप ये बताएंगे कि सबसे पहले कौन से प्रांत में द्वैध शासन को लागू किया गया था, ठीक है, और अब यहाँ पे द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया। तो अब क्या दिया गया? प्रांतों को द्वैध शासन को समाप्त किया गया। और अब क्या दिया गया? अब प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई, ठीक है, स्वायत्तता, ऑटोनॉमस स्टेटस, ऑटोनॉमी, ठीक है, ऑटोनॉमी, ऑटोनॉमी, स्वायत्तता प्रदान की गई, स्वायत्तता प्रदान की गई। इसके द्वारा यह प्रावधान किया गया कि अब जो प्रांतों में जो क्या है, जो प्रांत है, अब वो वायसराय के अधीन नहीं रहेंगे। कानून बनाने का अधिकार जैसे कि वायसराय को दे दिया गया था ना प्रांतों और केंद्रों के लिए। बताएं कौन सा अधिनियम है, हमने पढ़ा था स्पेशली, है ना, सारे अधिनियम हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। आप कमेंट बॉक्स में जरूर रिप्लाई करें, ओके।
अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ से बोल दिया गया कि जो प्रांत है वो वायसराय के अधीन नहीं होंगे। इसके माध्यम से क्या गया, द्वैध शासन को कैसे समाप्त किया कि वायसराय के अधीन नहीं होंगे, वायसराय के अधीन नहीं होंगे, ठीक है। और नेक्स्ट इसके माध्यम से किया गया कि प्रांतों को सरकार बनाने का अधिकार दिया गया, प्रांतों को सरकार बनाने का अधिकार दिया गया, है ना, ऑटोनॉमस स्टेटस, ठीक है। तो यहां से इस एक्ट के माध्यम से क्या हुआ, जो प्रोविंसेस थे, प्रोविंसेस को ऑटोनॉमी प्रोवाइड की गई, ठीक है, ऑटोनॉमी प्रोवाइड की गई यहाँ पे, ठीक है, ऑटोनॉमी यहाँ पे प्रोवाइड की गई। अब कैसे बोला कि जी प्रांतों के क्या वो खुद सरकार बना सकते हैं, अब सरकार कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पे क्या हुआ, इस कड़ी में ही यहाँ पे क्या होता है, इस कड़ी में यहाँ पे होता है 1937 में पहली बार यहाँ पे क्या 1937 में फिर यहाँ पे प्रांतों में इलेक्शन होते हैं, ठीक है। अब इलेक्शन होते हैं और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो हमारी जो टोटल सीट्स थी यहाँ पे वो 1585 सीट होती हैं, ठीक है। टोटल जो सीट्स की जो संख्या होती है, टोटल सीट्स जो होती हैं वो होती हैं यहाँ पे 1585, ठीक है, 1585 यहाँ पे टोटल सीट्स होती हैं, जिसमें से यहाँ पे ही जो 707 सीट है वो तो कांग्रेस जीत जाती है, बहुमत से यहाँ पे कांग्रेस आती है, और 482 यहाँ पे मुस्लिम लीग को मिलती हैं, मुस्लिम लीग को मिलती हैं, ठीक है, मुस्लिम्स को मिलती हैं यहाँ पे 482 सीट्स यहाँ पे मुस्लिम को मिलती हैं। और इस तरह से यहाँ पे क्या, और 5 राज्यों में ही केवल यहाँ पे मतलब 5 प्रांतों में क्या बनती है, बहुमत की सरकार बनती है। अब यहाँ पे ही क्या होता है, इसी कड़ी में आगे भाई इलेक्शन हो जाता है, सरकार का गठन हो जाता है, तो यहाँ पे क्या होता है 28 महीने बाद ही, ठीक है, 28 महीने बाद ही यहाँ पे जो सरकारें हैं 28 माह बाद ही, अब यहाँ पे क्या होता है ना, ये हमारा 1935 का अधिनियम आया जी, 1937 में इलेक्शन हुए, अब यहाँ पे क्या होता है ना 1939 में ही, अब 1939 में शुरू हो जाता है यहाँ पे सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर यहाँ पे शुरू हो जाता है, द्वितीय विश्व युद्ध यहाँ पे शुरू हो जाता है। और इस टाइम पे जो यहाँ पे जो वायसराय होते हैं, वायसराय कौन थे इस टाइम पे यहाँ पे वायसराय, लिनलिथगो, ठीक है, लिनलिथगो यहाँ पे वायसराय थे। यहाँ पे लिनलिथगो जो हैं ये घोषणा कर देते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया, यहाँ पे घोषणा कर देते हैं कि जो भारत है वो भी ब्रिटेन की तरफ से द्वितीय विश्व युद्ध में पार्ट लेगा और वो हमारे साथ मिलकर लड़ेगा। लेकिन अब इससे क्या है, जो भारतीय जनता है, जो भारतीय दल है, वो सभी रुष्ट हो जाते हैं, उन्हें वो उसका विरोध करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम तो डोमिनियन की मांग कर रहे हैं, जब भाई इन्होंने हमें एक तरफ तो ऑटोनॉमस स्टेटस हमें प्रोवाइड कर दिया है, दूसरा ये हमें डिसीजंस में हमारी कोई भागीदारी नहीं है, हमसे पूछ नहीं रहे हैं, और हमारी मर्जी के बिना ही इन्होंने ये घोषणा कर दी कि भारत तो हमारी तरफ से लड़ रहा है, ठीक है। तो इसके कॉन्सिक्वेंस में, इसके रिजल्ट में क्या होता है, जो सरकारें हैं, जो सरकार हमारी बनी थी, ये 28 महीने बाद ही, यहाँ पे 28 महीने बाद ही, आफ्टर 28 मंथ्स, ठीक है, यहाँ पे इस्तीफा दे देती हैं, इस्तीफा दे देती हैं। और ये इसकी जो खुशी है ये मुस्लिम लीग को बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिला था, तो यहाँ पे जो मुस्लिम लीग है, जैसे ही सरकारें अपना इस्तीफा देती हैं, तो इस दिन को 22 दिसंबर, ठीक है, यहाँ पे ही 22 दिसंबर 1939 को, 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस के रूप में मनाती है, ठीक है, लिबरेशन डे, मुक्ति दिवस के रूप में, मुक्ति दिवस के रूप में सेलिब्रेट करती है। कौन करती है, मुस्लिम लीग। भारत का ये दुर्भाग्य रहा है कि हमारे यहाँ पे वही वाली बात है, घर का भेदी लंका ढाए, तो यहाँ पे क्या था
कि आपस में ही जब इन्होंने, इनके भेदभाव बहुत ज्यादा हो गए थे, आपस में इन्होंने लड़ना शुरू कर दिए थे। अब ये क्या चाह रहे हैं, बस दूसरों का बुरा, कि हमारा भला नहीं हो रहा तो दूसरे का भी, हमारा भला नहीं हो रहा तो दूसरे का भी भला ना हो, ये यहाँ पे चाह रहे थे। अब मुस्लिम लीग को बड़ी खुशी हुई कि इस्तीफा दे दिया, अब हमें इन्हें सरकार, इन्हें बहुमत नहीं प्राप्त हुआ था, कांग्रेस पूर्ण बहुमत के साथ आई थी। तो यहाँ पे देखिए इन्होंने 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस के रूप में मनाया था कि कांग्रेस ने सरकार इस्तीफा दे दिया ना, तो कांग्रेस से हम मुक्त हो गए, इन सरकारों से हम मुक्त हो गए। तो यहाँ पे 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग बनाया जाता है, मुस्लिम लीग मुक्ति दिवस के रूप में सेलिब्रेट करती है। और इसी कड़ी में यहाँ पे इस तरह से ये जो हमारा, ये जो यहाँ पे द्वैध शासन को समाप्त करके जो प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की जाती है, ऑटोनोमस स्टेटस प्रोवाइड किया जाता है, 1939 में इस स्टेटस को भी क्या कर दिया जाता है, समाप्त कर दिया जाता है। ठीक है, 1939 में इस तरह से क्या हो जाता है, ये समाप्त हो जाता है, जो ऑटोनोमस स्टेटस जो प्रोवाइड किया है। ठीक है, अब इसके बाद हम अपने इस अधिनियम की नेक्स्ट विशेषता पे बात करेंगे। तो यहाँ पे नेक्स्ट विशेषता में क्या होता है, अब यहाँ पे क्या हुआ था, प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त किया गया था। अब यहाँ पे ही क्या होता है, इस एक्ट के माध्यम से केंद्र में, ठीक है, अब क्या होता है कि केंद्र में यहाँ पे केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को, केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को शुरू किया जाता है और क्या करते हैं कि जो संघीय विषय हैं, ठीक है, संघीय विषयों को अब द्वैध शासन प्रणाली कैसे लागू कर रहे थे ना, प्रांतों में हमने पढ़ी थी द्वैध शासन प्रणाली कैसे लागू कर रहे थे, आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय में सब्जेक्ट्स का डिवाइड कर रहे थे, उनको बांट रहे थे। तो ऐसे ही बोला जाता है कि केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली लागू होगी और जो संघीय विषय हैं उनको क्या किया गया जी, आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषयों में बांटा गया। ठीक है, हालांकि ये भी प्रावधान लागू नहीं हो सका था, लेकिन ये प्रावधान 1935 के अधिनियम से किया गया था। द्वैध शासन प्रणाली कहने का मतलब है कि क्या हुआ भाई, यहाँ पे डायरकी सिस्टम, ठीक है, डायरकी सिस्टम। और आरक्षित विषयों को हम क्या बोलते हैं, ये थे हमारे रिजर्व्ड सब्जेक्ट और ये थे ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट को बोलते हैं ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट। ओके, हालांकि ये प्रावधान भी लागू नहीं हो पाया था। अब इसके बाद हम यहाँ पे बात करेंगे अपने इस अधिनियम की नेक्स्ट विशेषता पर। तो नेक्स्ट विशेषता क्या रही हमारे इस अधिनियम की, इस अधिनियम के माध्यम से ही यह प्रावधान किया जाता है कि अब यहाँ पे क्या था कि जो 6 राज्य थे, 6 प्रोविंस थे, उनमें यहाँ से क्या होता है कि इस टाइम पे यहाँ पे 11 प्रोविंस होते हैं। टोटल प्रोविंसेस की संख्या कितनी होती है, 11 प्रोविंस होते हैं। जैसे आज के राज्य ना, हमारे यहाँ पे 28 राज्य हैं, तो वो उस टाइम पे कितने थे, 11 प्रोविंस थे। 11 प्रांतों में से, अब पता है आपको इतना तो भाई, ठीक है। अब क्या लिखना, प्रोविंस 11 प्रांतों में से जो 6 प्रांत थे, 6 प्रांतों में द्विसदनात्मक बाइकैमरलिज्म, द्विसदनात्मक व्यवस्था को लागू किया जाता है, द्विसदनात्मक व्यवस्था क्या हो गई, बाइकैमरलिज्म, इंग्लिश में हम इसे बोलते हैं बाइकैमरलिज्म, ठीक है। बाइकैमरलिज्म सिस्टम को लागू किया जाता है। अब ये जो 6 प्रांत थे, ये कौन से 6 प्रांत थे यहाँ पे, तो यहाँ पे सबसे पहले जो हमारा जो प्रांत था वो था, फर्स्ट की जब हम बात करेंगे तो फर्स्ट था बंगाल, सेकंड बॉम्बे और थर्ड बिहार
4th यहाँ पे था असम, और यहाँ पे 5th था यूनाइटेड प्रोविंस, संयुक्त प्रांत। ठीक है, जो आज का संयुक्त प्रांत किसे कहते थे? आज का क्या है संयुक्त प्रांत? बताएं, संयुक्त प्रांत आज का क्या है? कमेंट में, तो जो मैं क्वेश्चन बोलती रहती हूँ उनको कमेंट में आपका एज आंसर तो आना चाहिए ना, वो आप आंसर में कमेंट में जरूर लिखा करें जो भी मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रही होती हूँ ड्यूरिंग क्लास। ठीक है, आप वैसे तो आपको क्लास रिकॉर्डेड मिलती है, लेकिन आप बाद में उसको आंसर अपना कमेंट में जरूर डालें। ओके, तो यूनाइटेड प्रोविंस हो गया, संयुक्त प्रांत जो आज का यूपी, और यहाँ पे जो 6th था वो था बिहार। ठीक है, तो क्या हुआ? 11 प्रांत थे, 11 प्रांतों में से 6 प्रांतों में क्या हुआ? बाइकैमरलिज्म व्यवस्था को लागू किया गया, द्विसदनात्मक व्यवस्था को लागू किया। अब कैसे होती है द्विसदनात्मक व्यवस्था? जी, प्रांतों में भी क्या किया गया? लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव काउंसिल, इसको क्या बोलते हैं हम? विधान परिषद, विधान परिषद, और लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली प्रांतों में, इसको बोलते हैं विधान सभा, विधान सभा, इनकी व्यवस्था की गई। ठीक है, द्विसदनात्मक व्यवस्था की यहाँ पे लागू किया गया, यहाँ पे इस अधिनियम के माध्यम से। अब हमारे इस अधिनियम की जो नेक्स्ट विशेषता है, तो इस अधिनियम ने क्या किया कि यहाँ पे जो हमने पढ़ा था ना 1919 के अधिनियम के द्वारा हम पढ़ के आए हैं, 1919 के अधिनियम में क्या हुआ था कि वहाँ पे सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया था कि जी ईसाई, मुस्लिमों को तो पहले ही मिल गया था प्रतिनिधित्व अलग से, वहाँ पे क्या हुआ था? ईसाई, सिख, यूरोपियन, जो एंग्लो इंडियन थे उनको भी अलग से प्रतिनिधित्व दिया गया था। तो यहाँ पे वही सांप्रदायिक जो प्रतिनिधित्व था उसका और विस्तार किया गया, और यहाँ पे फिर से जो दलित थे, ठीक है, दलित एससी वर्ग जो था, दलित वर्ग जो था, डिप्रेस्ड क्लासेस जो थी, उन्हें वुमेन्स को, ठीक है, और मजदूरों को यहाँ से अलग मताधिकार दिया गया। ठीक है, अलग से उन्हें वो प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया, अलग से प्रतिनिधित्व उन्हें प्रदान किया गया। तो इस नेक्स्ट विशेषता है कि इसके माध्यम से यहाँ पर ही क्या हुआ कि दलितों, महिलाओं, मजदूर वर्ग को अलग से प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। ठीक है, प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया, और क्या हुआ इससे? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का विस्तार किया गया, ठीक है, किया गया। जैसे 1919 के अधिनियम से तो वहां पे उन्होंने स्पेसिफिकली बोल दिया था कि किस किस को होगा जी, ईसाइयों को, मुस्लिम्स को तो पहले दे दिया था 1909 के अधिनियम के द्वारा। अभी 1919 से मुस्लिमों को, ईसाइयों को, सिखों को भी दे दिया गया, यूरोपियन को दे दिया गया था, एंग्लो इंडियंस को अलग से प्रतिनिधित्व दे गया था, और यहाँ पे दलित महिलाओं और मजदूर वर्ग को अलग से प्रतिनिधित्व यहाँ पे प्रदान किया गया था। यहीं पे ही मैं आपको एक और फैक्ट बताऊंगी। यहाँ पे एक घटना होती है ना 1932 में, ठीक है, यहीं पे वो हमारा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, वो हम याद रखेंगे। 1932 में क्या होता है, जो ब्रिटिश पीएम होते हैं, पीएम मतलब प्रधानमंत्री, जो ब्रिटेन के उस टाइम पे जो पीएम थे, प्रधानमंत्री थे, वो थे मैकडोनाल्ड। ठीक है, मैकडोनाल्ड थे, रेमसी मैकडोनाल्ड, ठीक है, इनका पूरा नाम था रेमसी मैकडोनाल्ड। नाम तो बहुत अच्छे से याद रख सकते हैं हम इनका, ठीक है, मैकडोनाल्ड से सब समझ गए होंगे। रेमसी मैकडोनाल्ड से हम, इनका नाम था, ब्रिटिश पीएम था। यहाँ पे ये क्या करते हैं ना 1932 में ये घोषणा करते हैं, और उस घोषणा में ये बोलते हैं कि जो दलित वर्ग है, ठीक है, कि दलितों को अलग से, दलितों को क्या दिया जाएगा?
अलग प्रतिनिधित्व प्रदान करेंगे, अलग प्रतिनिधित्व, सेपरेट इलेक्टोरेट, बिल्कुल ठीक है, सेपरेट इलेक्टोरेट और इलेक्टोरेट, सेपरेट इलेक्टोरेट, सेपरेट इलेक्टोरेट, सेपरेट इलेक्टोरेट इन्हें प्रदान करेंगे। और यहां से ये क्या कर रहे थे, ये कर रहे थे जो सांप्रदायिकता है उसको और ज्यादा बढ़ा रहे थे। यहाँ पे इसी को बोला जाता है कम्युनल अवार्ड, ठीक है, कम्युनल अवार्ड ये घोषणा करते हैं, दलितों को अलग से प्रतिनिधित्व का प्रावधान करते हैं। अब यहाँ से क्या हो रहा था ना, हिंदुओं को ही बांट रहे थे ये आपस में। तो अब यहाँ पे ही इस टाइम पे क्या होता है, जो गांधी जी होते हैं, गांधी जी इस टाइम में जेल में होते हैं, यरवदा की जेल में होते हैं। तो यहीं पे ही वो गांधी जी अनशन पे बैठ जाते हैं 1932 में ही। अब अनशन पे बैठ जाते हैं, तो उसी के कॉन्सिक्वेंस में यहाँ पे जब गांधी जी को मनाने के लिए फिर यहाँ पे क्या होता है, पूना पैक्ट होता है 1932 में ही, यहाँ पे होता है, अलग प्रतिनिधित्व दिया जाता है। इसके विरोधाभास में ही फिर क्या होता है, एक पूना पैक्ट होता है, पूना पैक्ट, ठीक है, पूना समझौता जिसे हम कहते हैं, पूना समझौता होता है। और जिसमें क्या हो जाए, पूना समझौता किस किस के बीच में होता है, जो दलित नेता हैं और जो कांग्रेस के जो नेताएं थे, उन नेता थे, उनके बीच में एक पूना समझौता होता है। और यहाँ पे ही फिर जो हिंदू जो संयुक्त वोट था, हिंदू जो संयुक्त मताधिकार था, उसको हिंदू निर्वाचन व्यवस्था को, संयुक्त हिंदू निर्वाचन व्यवस्था को लागू किया जा, मतलब उसको वो चली रहती है संयुक्त हिंदू व्यवस्था में, उनको प्रतिनिधित्व दिया जाता है, ठीक है, संयुक्त हिंदू निर्वाचन व्यवस्था, ठीक है, निर्वाचन व्यवस्था, संयुक्त हिंदू निर्वाचन व्यवस्था। यहाँ पे इसको फिर लागू किया, यहाँ पे इसमें ही संयुक्त हिंदू निर्वाचन व्यवस्था, पुनः समझौता इसलिए होता है कि भाई उनको अलग से प्रतिनिधित्व ना दिया जाए। और इसी के अंदर ही अब यहाँ पे दलितों के लिए सीट रिजर्व कर दी जाती है, ठीक है, यहीं पे ही हिंदुओं के अंदर ही इनको क्या है, रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जाता है, ना कि अलग से प्रतिनिधित्व दिया जाता है। दलितों को क्या है, को आरक्षित कर दिया जाता है, दलितों को आरक्षित सीटें दी जाती हैं, यहाँ पे आरक्षित सीटें दी जाती हैं, ठीक है। आप पुनः समझौता याद रखिए, 1932 की घटना है। फिर 1935 के अधिनियम से इन्होंने क्या किया कि दलितों और महिलाओं और मजदूर वर्ग को अलग से प्रतिनिधित्व दे दिया, और इससे इन्होंने क्या किया, जो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व है उसको भारत में बढ़ावा दिया यहाँ से, ओके। और यहाँ से हमें इसमें ये फैक्ट हमारा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि ये 1932 की घटना थी। 1932 में जो मैकडोनल्ड ने भारत में फिर से क्योंकि ये तो बांट रहे थे भारत को, तो यहाँ पे भारत के बांटने के लिए दलितों को कहते हैं कि भाई दलितों को अलग से प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाएगा, ठीक है, कि उनकी जो निर्वाचक व्यवस्था का विस्तार किया जाएगा। और इसी के विरोध में फिर जो गांधी जी हैं वो क्या कर देते हैं, वो अनशन पे बैठ जाते हैं, और फिर यहाँ पे पुनः समझौता इनके बीच में होता है। और इस तरह से जो संयुक्त हिंदू निर्वाचन व्यवस्था है उसको बनाए रखा जाता है, और यहीं पे ही दलितों को अलग से इनका स्थान जो है वो आरक्षित कर दिए जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ही अब हम इस अधिनियम की नेक्स्ट विशेषता की बात करेंगे। नेक्स्ट विशेषता में अब हम देखेंगे कि यहाँ से इस एक्ट के माध्यम से क्या होता है। इस एक्ट के माध्यम से, इस एक्ट की हमारी नेक्स्ट विशेषता ये होती है कि इसके माध्यम से 1937 में एक संघीय न्यायालय, ठीक है, 1937 में एक संघीय न्यायालय की स्थापना की जाती है, संघीय न्यायालय की स्थापना की जाती है, ठीक है। और इस संघीय न्यायालय में, यहाँ पे जब संघीय न्यायालय की स्थापना की जाती है, यहाँ पे ये प्रावधान किया जाता है कि संघीय न्यायालय में क्या होंगे जी, एक तो चीफ जस्टिस होंगे, एक चीफ जस्टिस होंगे और 6 अदर जस्टिस होंगे, ठीक है, 6 अदर जस्टिस होंगे, यहाँ पे अदर न्यायाधीश होंगे, अन्य न्यायाधीश होंगे, 6 अन्य न्यायाधीश, एक चीफ जस्टिस होंगे। और इसी कड़ी में जो यहाँ पे चीफ जस्टिस जो बने थे वो यहाँ पे बने थे मॉरिस गेवियर, ठीक है, मॉरिस गेवियर यहाँ पे चीफ जस्टिस बने थे। इसी अधिनियम की नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे इस अधिनियम के द्वारा है। तो देखिए आपको ना याद रखना है, जब अधिनियम की बात आती है, संघीय न्यायालय का क्या मतलब हो गया, इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं फेडरल कोर्ट, फेडरल कोर्ट,
ठीक है, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फेडरल कोर्ट, ठीक है, 1935 के एक्ट से। यहाँ पे ही आपको ये याद रखना है कि अगर हमेशा जब भी अधिनियम की बात होती है, ठीक है, अधिनियम से बात हो तो अधिनियम कौन सा, 1935 का अधिनियम, और अगर हम वर्ष की बात करें, ईयर की बात करें, तो ईयर हमारा क्या होगा जी, 1937 का ईयर होगा। यहीं पे क्या होता है, इस अधिनियम के माध्यम से ही 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की जाती है, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ आरबीआई, ओके, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ आरबीआई कहाँ से होता है, हमारे 1935 के अधिनियम से ही हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की यहाँ पे स्थापना की जाती है। और इसी अधिनियम में जो हमारा इसके माध्यम से ही क्या होता है, 1 अप्रैल 19 यहाँ पे क्या होता है, नेक्स्ट जो हमारा इस एक्ट के माध्यम से ही यहाँ पे अप्रैल में ही 1937 में, अप्रैल 1937 में बर्मा को भारत से अलग किया जाता है, बर्मा को भारत से अलग किया जाता है, ठीक है, बर्मा जो कि आज का म्यांमार, ठीक है, किया, तो 1937 में क्या होता है, इसको अलग किया जाता है बर्मा को, ओके। यहाँ पे ही इस एक्ट की नेक्स्ट विशिष्टता की जब हम बात करेंगे, नेक्स्ट यहाँ पे फैक्ट क्या आता है कि यहीं पे बिहार और उड़ीसा का जो विभाजन है, ठीक है, 1 अप्रैल, यहाँ पे ही 1 अप्रैल 1937 को बिहार और उड़ीसा का विभाजन किया जाता है, बिहार और उड़ीसा का विभाजन किया जाता है, ठीक है, बिहार और उड़ीसा का विभाजन किया जाता है, ओके। यहाँ से ही 1 अप्रैल 1936 को बिहार और उड़ीसा का विभाजन किया जाता है। और अब हम इसकी नेक्स्ट विशिष्टता पे बात करेंगे, तो यहाँ पे क्या होता है, इसी एक्ट के द्वारा ही, इस एक्ट के माध्यम की जो नेक्स्ट विशेषता है, यहाँ पे क्या होता है, जो मताधिकार है ना, मताधिकार, यहाँ पे इस एक्ट के माध्यम से मताधिकार का विस्तार किया जाता है और लगभग मताधिकार का वोट देने का अधिकार, ठीक है, मताधिकार का विस्तार किया जाता है और यह कहा जाता है कि जो 10% है जनसंख्या का, 10% लोग, 10% जनसंख्या को अब क्या था, यहाँ पे वोट देने का अधिकार, पॉपुलेशन को, ठीक है, पॉपुलेशन को भी अब क्या दे दिया गया, 10% जनसंख्या को यहाँ पे वोट देने का अधिकार दे दिया जाता है, ओके, मताधिकार का विस्तार किया जाता है और इसी कड़ी में 10% जनसंख्या को वोट देने का अधिकार प्रोवाइड 1935 के अधिनियम से दिया जाता है, वोट देने का अधिकार, ठीक है। तो आज की क्लास में ये हमने कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखे जो हमारी क्लास के थे। यहाँ पे अब हमने क्या क्या देखा, हम एक बार ये देखेंगे अपनी इस क्लास में, थोड़ा सा हम ट्रेस करेंगे कि हमने क्या क्या पढ़ा है, ठीक है। अपनी क्लास में आज की हमने एक्ट में पढ़ा 1935 का अधिनियम, 1935 के अधिनियम में हमने क्या क्या पढ़ा, हम उसको एक शॉर्ट में रिवाइज करेंगे, ठीक है। तो जब मैं भारत शासन अधिनियम की बात करती हूँ, भारत शासन अधिनियम 1935 की बात करती हूँ, तो हमने इसमें देखा था कि जो भारत शासन अधिनियम की कैसे आया। तो भारत शासन अधिनियम की जब हम बात करते हैं तो जो 1919 का जो अधिनियम था आया था, तो उसकी जाँच के लिए बोला प्रावधान उसमें किया गया था कि 10 साल बाद एक कमीशन, एक आयोग का, वैधानिक आयोग का गठन किया जाएगा। इस कड़ी में
में एक साइमन कमीशन का आयोग किया जाता है। जो साइमन थे, सर साइमन, वो उसके अध्यक्ष होते हैं, हेड होते हैं, तो उन्हीं के नाम पे उसका नाम क्या होता है, साइमन आयोग रखा जाता है। उसमें सारे जो मेंबर होते हैं वो क्या होते हैं, ब्रिटिशर्स होते हैं, ठीक है। उनकी फिर जो रिपोर्ट है 1930 में पेश की जाती है। अब उस रिपोर्ट पे चर्चा करने के लिए, ठीक है, साइमन आयोग की जो रिपोर्ट आई थी उस पर चर्चा करने के लिए 3 गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन किया जाता है। तीनों गोलमेज सम्मेलन में जो है कांग्रेस सिर्फ एक ही सम्मेलन में भाग लेती है। जो ऐसे व्यक्ति जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था वो कौन थे, हमारे भीमराव अंबेडकर थे। ओके, यहाँ पे भीमराव अंबेडकर थे। तो यहाँ पे हम जब इसकी बात करते हैं तो फिर गोलमेज सम्मेलनों में चर्चा करने के बाद एक श्वेत पत्र जारी किया जाता है। उस श्वेत पत्र को ही भारतीय शासन अधिनियम में शामिल किया जाता है। जब हम भारतीय शासन अधिनियम की बात करेंगे तो हमारे भारतीय शासन अधिनियम में क्या थे जी, भारतीय शासन अधिनियम में जो थे यहाँ पे टोटल 2 धाराएं थी हमारी, 321 यहाँ पे धाराएं थी और टोटल 10 अनुसूचियां थी। और सबसे बड़ा ये क्या था, लिखित और लेंथिएस्ट ये था, ये ठीक है अधिनियम था। यहाँ पे जिस तरह से हमारा भारतीय संविधान भी क्या है, विश्व का सबसे बड़ा और लिखित संविधान है, ऐसे ही उस टाइम का सबसे बड़ा और लिखित वो था, डॉक्यूमेंट था। अब यहाँ पे क्या होता है, इस एक्ट के माध्यम से पहली बार ये बोला जाता है कि भारत में क्या होगा, एक अखिल भारतीय संघ ऑल इंडिया फेडरेशन की स्थापना की जाएगी। और जिसमें ये बोला गया कि जो जितने भी ब्रिटिश प्रांत हैं, जितनी भी ब्रिटिश प्रांत है, देसी रियासतें हैं, वो सभी एक यूनिट के रूप में काम करेगी। यहाँ पर ही क्या होता है, जो देसी रियासतें हैं वो इसका पार्ट बनने से मना कर देती हैं, इनकार कर देती हैं, जिस कारण से ये एक्सिस्टेंस में नहीं आ पाता है। सेकेंड, यहाँ पे क्या होता है, इस एक्ट के माध्यम से केंद्र और राज्यों के बीच में, प्रांतों के बीच में शक्तियों का बंटवारा किया जाता है। इकाई बोले या फिर प्रांत बोले, ठीक है, प्रांतों के बीच में, है ना। ये इकाई बना रहे थे ना, जैसे ऑल इंडिया फेडरेशन बना रहे थे, तो सेंटर और उसके बीच में इन्होंने क्या कर दिया, शक्तियों का बंटवारा कर दिया यहाँ पे। और इस तरह से 3 लिस्ट में इसका बंटवारा किया जाता है, संघ सूची, प्रांतीय सूची और संवर्ती सूची। संघ सूची में 59 आइटम्स को रखा जाता है, प्रांतीय सूची में 54 आइटम्स को रखा जाता है और संवर्ती सूची में 36 आइटम्स को रखा जाता है। इसके अलावा जो अवशिष्ट सूची है उसमें जो कानून बनाने का अधिकार है वो वायसराय को दिया जाता है। इसके बाद यहाँ पे इस अधिनियम के माध्यम से ही प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त किया जाता है और प्रांतों को अब ऑटोनोमस स्टेटस, ऑटोनोमी प्रोवाइड की जाती है कि वो अब अपने राज्यों में, अपने राज्य मतलब प्रांत की, अब अपने प्रांत क्या है, अपने लिए कानून बनाने के लिए, सरकार बनाने के लिए वो स्वतंत्र है। और इसी कड़ी में यहाँ पे क्या होता है भाई, 1937 में इलेक्शन होता है जिसमें कि कांग्रेस पूर्ण बहुमत से आती है। यहाँ पे इस दौरान फिर 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो जाता है, जिसमें जो वायसराय थे उस टाइम के, लिलित को एक घोषणा कर देते हैं, जिससे नाराज होकर जो सरकारें हैं वो अपने सरकारें क्या कर देती हैं, इस्तीफा दे देती हैं। और यहाँ पे ही 22 दिसंबर 1939 को इस कड़ी में खुश होकर जो मुस्लिम लीग है वो क्या करती है जी, मुक्ति दिवस को सेलिब्रेट करती है, मुक्ति दिवस मनाती है कि कांग्रेस से छुटकारा मिल गया है, मुक्ति दिवस मनाती है। और इस तरह से ये जो सरकार है ये 28 महीने बाद ही खत्म हो जाती है और 1939 में ये भी समाप्त होता है। अब यहाँ पे इसके बाद क्या होता है जी, केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया जाता है। जो संघीय विषय हैं उनको 2 भागों में बांटा जाता है। जैसे जब हम वहां पे बांटते थे ना, आरक्षित विषय, हस्तांतरित विषय, सेम ऐसे ही आरक्षित विषयों में जैसे किसको रखा, वित्त को रखा, न्याय व्यवस्था को रखा, हस्तांतरित विषयों में कृषि को रख दिया, ठीक है। तो इस तरह से ही यहाँ पे केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को लागू किया जाता है। हालांकि ये जो प्रावधान है, ठीक है, ये प्रावधान लागू नहीं होता है, प्रावधान लागू नहीं होता है, ऑपरेशन में नहीं आता है ये, ओके, लागू नहीं होता है। इसके बाद क्या होता है जी, 11 प्रांत थे, 11 प्रांतों में से 6 प्रांतों में क्या किया जाता है, द्विसदनात्मक व्यवस्था, बाइकैमरलिज्म सिस्टम को लागू किया जाता है। और उसमें जो वे 6 प्रांत थे वो थे बंगाल, बॉम्बे, बिहार, असम और यूनाइटेड प्रोविंस, ठीक है, संयुक्त प्रांत जो आज का हमारा यूपी। क्या है ना, द्विसदनात्मक व्यवस्था कैसे लागू की जाएगी जी, विधान परिषद और विधानसभा का गठन किया जाएगा। यहाँ पे इस एक्ट के माध्यम से दलित महिलाओं, यहाँ पे की 1932 की घटना, इससे पहले हम उस पे आने से पहले 1932 में जो थे ब्रिटिश पीएम थे रैमसे मैकडोनाल्ड, उन्होंने क्या किया, सांप्रदायिक निर्वाचन का विस्तार करते हुए कम्युनल अवार्ड, सांप्रदायिक घोषणा जिसे कहते हैं, सांप्रदायिक घोषणा वो करते हैं और उसमें वो बोलते हैं दलितों को अलग से निर्वाचन, सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जाएगा, जिसके विरोध में जो गांधी जी हैं वो यरवदा जेल में ही थे उस टाइम पे और वो वहाँ पे अनशन पे बैठ जाते हैं और फिर उनका अनशन तुड़वाने के लिए, उनके अनशन
शासन को समाप्त करवाने के लिए मुस्लिम नेताओं और कांग्रेस नेताओं के बीच में एक समझौता होता है, पूना पैक्ट जिसे हम कहते हैं, पूना समझौता जिसे कहा जाता है। और अब हिंदू संयुक्त निर्वाचन व्यवस्था में ही दलितों के लिए अलग से सीटें रिजर्व कर दी जाती है, ना कि उन्हें सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जाता है जैसे कि मुस्लिम्स को दिया गया था। ठीक है, अब यहाँ पे इस एक्ट के माध्यम से फिर क्या होता है, 1935 का अधिनियम में यहाँ पे दलितों, महिलाओं और मजदूर वर्ग को अलग से प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाता है और इस तरह से क्या हो जाता है, कम्युनल, ठीक है, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन का विस्तार होता है, एक्सपेंशन ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन का विस्तार होता है। इस एक्ट के माध्यम से 1937 में क्या होता है, वर्ष याद रखेंगे, है ना, वर्ष, ईयर की बात है यहाँ पे। ये जब हम बात करें वर्ष 1937 में एक संघीय न्यायालय की स्थापना की जाती है। इसमें एक चीफ जस्टिस और 6 अदर न्यायाधीश, 6 अदर, ठीक है, जजेस को यहाँ पे रखा जाता है। और जो यहाँ पे चीफ जस्टिस थे वो कौन थे, मॉरिस गेवियर थे। 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की जाती है, ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की जाती है। 1937 में, अप्रैल 1937 में बर्मा, जो आज का क्या है, म्यांमार, को भारत से अलग किया जाता है। 1 अप्रैल 1937 को बिहार से उड़ीसा में अलग, बिहार को उड़ीसा से अलग किया जाता है और यहाँ से ही जो मताधिकार का विस्तार है वो किया जाता है। और अब ये बोला जाता है कि भारतीय जनसंख्या की 10% जनसंख्या को भी क्या है, वोट देने का अधिकार है। तो इस तरह से आज के ये हमारा हमने पढ़ा भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम को भारतीय संविधान का ऐसे कहा जाता है कि हमने कॉपी करी है। भारतीय जो भारत शासन अधिनियम 1935 है वो भारतीय संविधान जो है वो उसकी कॉपी है, ठीक है। इसका रीजन यही है कि हमने बहुत सारी जो व्यवस्था है यहाँ से ही हमने भारतीय शासन अधिनियम 1935 से ली है, ठीक है। तो अब हम कल की क्लास में अपना पढ़ेंगे भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। अब हमारा 1947 का एक्ट हमारा और बचता है, ये करेंगे और इसके बाद फिर हम अपना संविधान सभा के बारे में, हम संविधान सभा का गठन कैसे हुआ, ठीक है, हम फिर अपना संविधान पे आएंगे। ये रही हमारी आज की क्लास। मैं आपसे आशा करती हूँ कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी, मैं ऐसा एक्सपेक्ट करती हूँ। और अगर क्लास आपको अच्छी लगी है तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे थे उनको भी आप आंसर ज़रूर करें कमेंट में, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।